हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डोरमेंसी ऑफ सीड यानी बीज प्रसुप्ति। बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं? व्हाट इज सीड डोरमेंसी? डोरमेंसी इज द कंडीशन ऑफ ए सीड व्हेन इट फेल्स टू जर्मिनेट इवन दो द नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर ग्रोथ आर अवेलेबल। डोरमेंसी जो है सीज की वह अवस्था है जिसमें वो सामान्य एनवायरमेंटल ग्रोथ के लिए जो सामान्य एनवायरमेंटल कंडीशंस उपस्थित होने पर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, उसे सीड डोरमेंसी कहते हैं। सीड डोरमेंसी इज एन इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन दैट प्रिवेंट्स सीड फ्रॉम जर्मिनेशन ड्यूरिंग अनसुटेबल इकोलॉजिकल कंडीशन that would typically lead to a low probability of seedling survival। तो सीड डोरमेंसी है, ये एक अडेप्टेशन में अनुकूलन भी है जो कि सीड्स को अनसुटेबल इकोलॉजिकल कंडीशंस में जर्मिनेट होने से बचाता है, जिससे जो सीड जो होता है, जो सीडलिंग बनती है, उसकी जो सर्वाइवल की लो प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उससे भी इसको बचाता है। तो अधिकांश जो सीड्स होते हैं, जो वाइबल सीड्स होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं और उनको एनवायरमेंटल कंडीशंस, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती रहती है, तो वो अंकुरित होकर नए प्लांट को बनाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होने के बावजूद भी वो सामान्य बीजों के समान जर्मिनेट नहीं होते, जबकि वो वायबल यानी जीवनक्षम होते हैं। ऐसे सीड्स को अंकुरण के लिए कुछ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट या कुछ स्पेसिफिक एक्सटर्नल कंडीशंस की फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सीड्स को डोरमेंट सीड यानी प्रसुप्त सीड, या इस फिनोमिनन को हम सस्पेंडेड एनिमेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था के अंदर जो ग्रोथ होती है वो टेम्परेरी रूप से सस्पेंडेड रहती है। प्रकृति के अंदर जो बीज होते हैं उनके लिए डोरमेंसी एक वरदान है। सीड्स का जो अंकुरण होता है उस समय तक नहीं हो पाता है जब तक कि जो न्यू सीडलिंग है उसको स्थापित होने के लिए जो नेचुरल कंडीशंस जो होती है वो अनुकूल नहीं हो जाती। तो जो डोरमेंसी है या सस्पेंडेड एनिमेशन है, वो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है उससे बचने का एक उपाय है। नेचर में एक ही पौधे में बनने वाले सारे सीड्स एक साथ अंकुरित नहीं होते हैं। इनमें से एक ऋतु में केवल एक सीज़न जो होता है उसमें केवल कुछ ही सीड्स जो होते हैं वो डोरमेंसी पीरियड से निकल करके अंकुरित होते हैं। कुछ प्लांट्स में तो या कुछ जातियों में तो अंकुरण के लिए जो होते हैं 4 से 6 साल के समय की आवश्यकता होती है। डोरमेंट पीरियड जो होता है डोरमेंसी को 4 से 6 साल भी होता है। जब एक समय में अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या कम होती है तो उन बीजों के अंदर जो वाटर है, मिनरल्स है, लाइट है, इनके लिए भी जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है या नहीं होता है। अब है टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी के प्रकार क्या होते हैं? डोरमेंसी जो सीड्स के अंदर डोरमेंसी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिन्हें इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो है, इम्परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर एंड गैस है, हार्ड सीड कोट है, और ग्रोथ इनहिबिटर्स, सीड कोट के अंदर ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो हैं। और इसके अलावा कुछ सीड्स होते हैं उनके अंकुरण के लिए कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और लाइट की भी आवश्यकता पड़ती है, वे नॉर्मल कंडीशंस में वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो ये जो कारण अभी हमने बताए हैं, ये सारे कारण जो हैं ये प्राइमरी डोरमेंसी के कारण हैं। इन कारणों से जो बीजों के अंकुरण में जो विलंब होता है उसे हम प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। तो प्राइमरी डोरमेंसी के जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम कह सकते हैं कि वो 2 तरह के हो गए, जैसे कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो की कंडीशन के कारण जो डोरमेंसी होती है वो, और दूसरा है कि जो सीड कोट होता है उसके लक्षणों के आधार पर जो है वो डोरमेंसी है।
तो वो इसकी सेकंड इसका जो प्राइमरी डोरमेंसी उसका कारण हो गया। अब हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो होते हैं वो डोरमेंसी जो होती है किस किस प्रकार की हो सकती है। जैसे फर्स्ट है इम्पोज डोरमेंसी यानी आरोपित डोरमेंसी। जब सीड के अंदर डोरमेंसी जो होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है तो वो इम्पोज डोरमेंसी कहलाती है। दूसरा है इननेट डोरमेंसी यानी हिंदी में इसको कहते हैं अधोगत डोरमेंसी। जब सीड की जो इंटरनल फैक्टर्स है जैसे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनकी वजह से यदि सीड के अंदर डोरमेंसी आती है तो वो इननेट डोरमेंसी कहलाती है। तीसरा है ट्रू डोरमेंसी। जब सीड डोरमेंसी किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण भंग नहीं होती है, टूटती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है, तो उसे ट्रू डोरमेंसी कहते हैं। चौथा है प्राइमरी डोरमेंसी। जब सीड मैच्योर हो जाता है उसके तुरंत बाद किसी भी रीज़न से यदि उसके अंदर डोरमेंसी आ जाती है तो उसे हम प्राइमरी डोरमेंसी कहते हैं। फिफ्थ इज सेकेंडरी डोरमेंसी यानी द्वितीयक प्रसुप्ति। सीड मैचुरेशन के बाद जब फर्स्ट डोरमेंसी आती है और वो फर्स्ट डोरमेंसी है किसी तरह से ख़त्म हो जाती है और फिर उसमें एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस यानी प्रतिकूल वातावरण कारण से यदि कोई डोरमेंसी उत्पन्न होती है उस सीड के अंदर तो वो कहलाती है सेकेंडरी डोरमेंसी। फिर है एपरेंट डोरमेंसी और रिलेटिव डोरमेंसी यानी आभासी प्रसुप्ति या आपेक्षिक प्रसुप्ति। वातावरणीय कारकों के विशिष्ट संयोग से कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से कोई जो डोरमेंसी होती है वो भंग हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसे हम एपरेंट डोरमेंसी कहते हैं। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। अब है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अधिकतर प्लांट्स के अंदर जो मैचुरेशन के तुरंत बाद जो होते हैं वो सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, चाहे उन्हें हम फेवरेबल कंडीशंस ही क्यों न दे दें, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीड्स के अंदर जो होते हैं डोरमेंसी होती है। तो फैक्टर्स इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है इसका टफ सीड कोट यानी कठोर बीजावरण। कई बीजों में जो बीजावरण होता है बहुत ही कठोर होता है। तो कठोर बीजावरण जो होते हैं उनसे 3 प्रकार की डोरमेंसी उत्पन्न कर सकता है। 3 रीजन्स उसके हो सकते हैं। नंबर 1 है डिप्राइविंग द सीड्स ऑफ वाटर यानी बीजों को जल से वंचित रखना। कई जो प्लांट्स के सीड्स होते हैं उनका जो सीड कोट होता है बहुत ही हार्ड होता है। जैसे लेग्यूमिनेसी के जो प्लांट्स हैं जैसे मूंग है, मोठ है, राजमा है, इनके जो सीड कोट होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। इसके अलावा ये जो इनका सीड कोट होता है इसके ऊपर कभी कभी वैक्सी लेयर की भी एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। तो इस प्रकार जो सीड कोट होता है ये जल के लिए पूर्णतः ये इम्परमेबल हो जाता है, मतलब ये वाटर इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो ये जो सीड कोट है उसमें जब वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो जो एम्ब्रियो होता है सीड का वो लंबे समय तक डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। दूसरा है डिप्राइविंग द सीड्स ऑफ ऑक्सीजन, बीजों को ऑक्सीजन से वंचित रखना। कुछ बीज जो होते हैं वो जल के प्रति पारगम्य में होते हैं परंतु ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य में होते हैं, मतलब उनके अंदर जो होते हैं ऑक्सीजन जो होती है वो इनमें एंटर नहीं कर पाती है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या दोनों के लिए जो होते हैं अपारगम्य में हो सकते हैं। यद्यपि इन गैसों के अणुओं के जो व्यास होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी अनेक जातियों में इस प्रकार की डिफरेंशियल इम्परमेबिलिटी देखी गई है। एक इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो जैंथियम है। इसके प्रत्येक फल में एक जो सीड होता है उसमें 2 बीज होते हैं जैंथियम के, जिसमें ऊपर की ओर जो सीड होता है वो डोरमेंट और नीचे की ओर जो सीड होता है वो नॉन डोरमेंट होता है।
तो ऊपर का जो सीड है उसकी डोरमेंसी को 2 विधियों से दूर किया जा सकता है। इसका सीड कोट को हटा करके, पहला नंबर, और दूसरा है जो डोरमेंट सीड है उसको ऑक्सीजन की अधिकता में रख करके। तो साइंटिस्ट का ये मत है कि जो सीड कोट की अपारगम्यता होती है सीड में, वो ऑक्सीजन के प्रवेश को रोकती है। मतलब सीड कोट की ऑक्सीजन के प्रति इम्परमेबिलिटी की वजह से उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो सीड होता है वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। परंतु अब यह माना जा चुका है कि जो सीड कोट होता है वो ऑक्सीजन के अवशोषण में बाध्य नहीं होता है, बल्कि वह भ्रूण में उपस्थित वृद्धि रोधक पदार्थों को बाहर निकलने से रोकता है। मतलब ये माना गया है कि ये ऑक्सीजन जो है उसके अवशोषण में बाध्य नहीं होता है, उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वृद्धि रोधक पदार्थ होते हैं भ्रूण के अंदर पाए जाने वाले, उसको ये रोकता है। जेंथियम के बीजों की जो एक्सट्रैक्ट है उसमें 2 ग्रोथ जो पदार्थ है उनकी उपस्थिति बताई गई है। तो इन बीजों में प्रसुप्ति का कारण जो होता है वो एम्ब्रियो के अंदर जो वृद्धि रोधक पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति है, और जो बीजचोल होता है इन वृद्धि रोधक पदार्थों को बीज से बाहर निकलने से रोकता है। तो ये हो गया डिप्राइविंग द सीड्स ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड है मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। बीजों को भ्रूण की वृद्धि के लिए बीजावरण का यांत्रिक रूप से प्रतिरोधी होना। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें एग्जाम्पल इसका जेंथियम ही है कि जेंथियम की कुछ प्लांट्स के अंदर सीड कोट होता है, वो जल के लिए तो परमेबल होता है, परंतु वह इतना दृढ़ होता है कि बीज के अंदर विकसित हो रहा भ्रूण द्वारा उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब भ्रूण द्वारा वो सीड कोट टूटता नहीं है। ऐसे बीजों की जो डोरमेंसी होती है वो यांत्रिक विधियों द्वारा बीज चोल को कमज़ोर बना करके या उसे तोड़कर दूर की जाती है। कुछ जातियों में बीज अंकुरण की जो प्रक्रिया है उसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स साबित करते हैं जो बीज चोल को कमज़ोर बनाने में सहायक होते हैं। सोरगम हेलिपेंसिस में प्रकीर्णन के समय जो ग्लूम होते हैं वो बीज की सतह पर चिपक जाते हैं। इनमें बीज के अंकुरण के समय ग्लूम रेडिकल के बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और ऐसे बीजों में अंकुरण से पूर्व ग्लूम को तोड़ना या हटाना आवश्यक होता है। प्रकृति में बीजों में बीजावरण के द्वारा होने वाली जो प्रसुप्ति है प्राय नेचुरल विधियों से स्वतः ही दूर हो जाती है, जैसे बीजों के परस्पर रगड़ से, सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, या जब बीज जंतु के आहार नाल में गुजरते हैं तो बीज चोल टूट जाता है। बीजों को बार बार एकांतर क्रम में उच्च या कम तापक्रम में रखने से भी बीज चोल में दरार आ जाती है। अब नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड, उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं परिपक्व होने के तुरंत बाद अंकुरित नहीं होते, वे कुछ से समय जो अनुकूल परिस्थितियों में भी विश्राम के बाद अंकुरित होते हैं। इस विश्राम काल को, जिसके दौरान बीज अंकुरण की जो क्षमता जो होती है उसमें बढ़ जाती है, मतलब सीड जर्मिनेशन की जो क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है, ये पीरियड जो होता है इसका आफ्टर राइपनिंग पीरियड कहलाता है। जैसे गेहूँ है, जो है, इनमें आफ्टर राइपनिंग पीरियड पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ सीड्स, बीजों को विशिष्ट तापक्रम आवश्यकता। कुछ बीजों में अंकुरण से पूर्व कोल्ड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसे बीज जब तक ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा ये ट्रीट नहीं किए, उपचारित नहीं होते, वे अंकुरित नहीं होते हैं। विंटर सीजन में ऐसे बीज प्राकृतिक रूप से वो जो होते हैं मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट से उद्भासित हो जाते हैं। मतलब विंटर सीजन में टेम्परेचर लो होने की वजह से अपने आप नेचुरली ये इनमें जो होता है अंकुरण होने लगता है।
कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद सर्वोत्तम तापक्रम जो होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए जो सर्वोत्तम टेम्परेचर होता है वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कोल्ड ट्रीटमेंट से जो बाद की जो सीड है जिनको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया गया है वो बाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इजीली वो अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। कुछ बीज जो होते हैं अंकुरण के संदर्भ में विशिष्ट लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कुछ बीजों को अंकुरण के लिए लाइट की उपस्थिति जो होती है वो बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि कुछ में प्रकाश की उपस्थिति जो होती है वो अंकुरण में अवरोध पैदा करती है। और कुछ जो सीड्स होते हैं वो जो उनकी जो अंकुरण होता है वो फोटो पीरियड द्वारा भी प्रभावित होता है। जैसे लेट्यूस और विस्कम है, इनमें ये पता चला है कि इनके बीज के अंकुरण के लिए लाल रंग सर्वाधिक अनुकूल होता है, और इंफ्रारेड जो होता है इनके अंकुरण के लिए विरोधी होता है, मतलब इनहिबिट करता है ये अंकुरण को। नेक्स्ट है इसमें प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति। सीड्स में उपस्थित कई विषैले पदार्थ अंकुरण को निरोधित करने में विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। ये पदार्थ अंकुरण संबंधी कुछ ऐसी क्रियाओं को रोके रखते हैं जिससे इनकी उपस्थिति में अंकुरण नहीं हो पाता है। और ये पदार्थ जिन्हें कि हम अंकुरण संवर्धक यानी जर्मिनेशन इनहिबिटर्स कहते हैं, बीज के किसी भी भाग जैसे सीड कोट होता है, एम्ब्रियो होता है, कोटिलेडन्स होता है आदि में ये पाए जा सकते हैं। ऐसे बीजों में बीज की एज के अनुसार इन पदार्थों का नेचुरल रूप से इनका क्षरण होता है, ख़त्म होते हैं ये, और बीजों में यथा समय संश्लेषित प्रतिरोधकों द्वारा इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उपयुक्त किसी भी तरीके द्वारा बीजों से निरोधक पदार्थों के नष्ट होने के बाद ये बीज अनुकूल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनके अंदर ये अंकुरित हो सकते हैं। मोस्टली जो फलों के गूदे होते हैं उनमें ये जो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स जो होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी पाई जाती है। इनमें से जो विशेष मुख्य रूप से जो है वो है पैरा एस्कॉर्बिक एसिड है, अमोनिया है, थैलिड्स है, फेरुलिक एसिड है, डिहाइड्र एसिटिक एसिड है, एब्सिसिन सेकेंड है, एब्सिसिक अम्ल है। ये प्रमुख रूप से ये इसके वो हैं जर्मिनेशन इनहिबिटर्स है। कुछ और भी इनके कारण हैं सीड डोरमेंसी के, जैसे सीरियल प्लांट्स के जो बीजों के अंदर ग्लूम जो होता है वो भी एक डोरमेंसी का कारण होता है। इसके अलावा जो एकिन फ्रूट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं उनमें या जो फल होते हैं इनका जो पेरिकार्प होता है वो बीजों को प्रसुप्त बनाए रखता है। कुछ बीज जैसे ट्राइफोलियम सबटेरेनियम में कार्बन डाइऑक्साइड की सामान्य से अधिक उच्च सांद्रता मिलने पर ही अंकुरित होते हैं, और कुछ बीजों में प्राकृतिक रूप से जलाभाव होता है जो उनकी प्रसुप्ति का डोरमेंसी का रीज़न होता है। अब है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। बीज प्रसुप्ति को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। सीड डोरमेंसी का कारण ज्ञात होने पर किसी भी एक उचित विधि द्वारा इसको नष्ट कर करके प्रसुप्ति को ख़त्म किया जा सकता है। कई सीड डोरमेंसी को ख़त्म करने की बहुत सारी विधियां हैं, इसमें से कुछ विधि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 है इसमें स्कैसिफिकेशन या खुरचना। इस विधि के अंदर कठोर बीजावरण को वीक कर दिया जाता है। जो बीजावरण की विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे जल, वायु या दोनों के प्रति अपारगम्य में इनके भौतिक रूप से भ्रूण के प्रसार पर इनहिबिशन या इन पर विभिन्न अंकुरण निरोधक पदार्थों के कारण उत्पन्न प्रसुप्तियों को इसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो ये जो सीड कोट है कठोर, उनको हम किस तरह से हम इनको वीक कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकल ऑपरेशन, यांत्रिक प्रचालन। बीजों को परस्पर घिसकर, किसी कठोर सतह पर रगड़कर, हथौड़े से पीटकर, चाकू से छीलकर या जल में कुछ समय तक इन्हें गलाकर इनके कठोर बीजावरण को वीक किया जा सकता है। बस इसमें ये सावधानी रखनी पड़ती है कि सीड कोट के साथ साथ कई भ्रूण है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचे, वरना सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। आजकल थ्रेशिंग मशीन आती है, उनकी वजह से भी ये मैकेनिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं।
सेकंड इसके अंदर केमिकल ऑपरेशन। कभी कभी सीड्स को कुछ प्रबल खनिज अम्लों जैसे H2SO4 है, कार्बनिक सॉल्वेंट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, या उष्ण जल से उपचारित करके इनकी कठोर जो सीड कोट होते हैं उसको गलाकर या नरम बनाकर भी हम इसके जो डोरमेंसी उसको दूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया स्कार्सिफिकेशन। सेकेंड वन इज़ चिलिंग ट्रीटमेंट, शीतन उपचार। कुछ बीज शीतकाल के दौरान निम्न तापक्रम में उद्भासित हो अपनी प्रसुप्ति को प्राकृतिक रूप से भंग कर लेते हैं। मतलब विंटर्स के अंदर टेम्परेचर लो होने पर अपने आप उनकी जो डोरमेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे बीजों को कृत्रिम रूप से कोल्ड ट्रीटमेंट पर उपचारित करके इनको प्रसुप्ति को इनको समय से पूर्व भी हम इसकी प्रसुप्ति को ख़त्म कर सकते हैं। जो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट होता है, कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रेंज होती है इसकी। इसमें हम उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे करके डोरमेंसी सीड कोट है उसकी डोरमेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। सीड की प्रसुप्ति के प्रकृति के अनुसार जो कोल्ड ट्रीटमेंट है कुछ घंटों से कुछ महीनों तक का हो सकता है। थर्ड इज एक्सपोजर ऑफ अल्टरनेट टेम्परेचर, एकांतरिक तापक्रमों द्वारा उद्भासन। कुछ पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक बीज जैसे रूमैक्स क्रिस्पस की डोरमेंसी को है उसको अल्टरनेट रूप से हाई और लो टेम्परेचर दे करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। बस इसमें ये सावधानी रखनी पड़ती है कि हाई और जो लो टेम्परेचर है उनका अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना जो एम्ब्रियो होता है उसको नुकसान पहुंच सकता है। और इस ट्रीटमेंट के बाद जो डोरमेंट सीड होते हैं वो शीघ्र ही अंकुरित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है लाइट यानी प्रकाश। कुछ पॉजिटिव लाइट जो होती है बीजों को लाल प्रकाश में उद्भासित कर इनकी प्रसुप्ति को ख़त्म किया जा सकता है। उच्च तापक्रम के प्रयोग से भी बीजों की प्रकाश आवश्यकता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रेशर। डोरमेंट सीड्स को 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 2000 वायुमंडल पर द्रव चालित दाब द्वारा उपचारित करके भी इन्हें अंकुरण योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता। जिन बीजों में इनके बीजावरण की ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्यता के कारण प्रसुप्ति होती है उन्हें ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में अंकुरण योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, विभिन्न वृद्धिकारी नियंत्रकों का उपयोग। ऐसे सीड्स की प्रसुप्ति जो लो टेम्परेचर है, आफ्टर रैपनिंग पीरियड है, या जो लाइट का ट्रीटमेंट है उनकी वजह से नहीं हो पाता है तो उन्हें जो होता है वृद्धि कारक नियंत्रक पदार्थों के अनुप्रयोगों से भंग किया जा सकता है। इनमें है जैसे इथाइलिन क्लोराहाइड्रीन है, थायोडूरिया है, जिब्रेलिक एसिड है। ये ऐसे पदार्थ हैं जो बीज प्रसुप्ति को प्रभावशाली रूप से ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स भी हैं जैसे एजाइड है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये भी डोरमेंसी को ख़त्म करने में समर्थ होते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग द सीड डोरमेंसी। अब है एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बीज प्रसुप्ता के फायदे क्या हैं। इन टेम्परेट जोन्स द डोरमेंसी ऑफ सीड्स हेल्प्स द प्लांट टू टाइड ओवर द सीवियर कोल्ड विच मे बी इंजरियस फॉर देयर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। टेम्परेट जोन जो होते हैं वहाँ पे जो उसके अंदर वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड डोरमेंसी उनकी जो सीवियर कोल्ड जो टाइम होता है जहाँ पे बहुत अधिक जिस टाइम बहुत अधिक ठंड पड़ती है उसको निकालने का या पास करने का एक टाइम मेथड हो सकता है, क्योंकि सीवियर कोल्ड के अंदर इसके जो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड डोरमेंसी ऑफ सीड्स रिजल्टिंग फ्रॉम देयर इम्परमेबल सीड कोट एश्योर गुड चांसेस ऑफ survival. Third is dormancy of seeds in many cereals is of utmost importance to mankind. If these seeds would germinate immediately after harvest in the field, they will become useless to man and for consumption as
फूड्स। बहुत सारी सीरियल्स होती है, उसके अंदर जो सीड डोरमेंसी होती है वो मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि यदि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद जर्मिनेट हो जाते हैं तो ये फिर क्या, ये मतलब एक कंजप्शन, जो फूड के रूप में हम जब कंजप्शन करते हैं उसके लिए यूज़लेस हो जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है डोरमेंसी ऑफ सीड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पुनः एक नया टॉपिक लेकर के मिलते हैं। थैंक यू।